हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर। कुछ कॉमन सवाल जो ज़्यादातर लोग हमसे कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन संबंधित पूछते हैं, उन सारे चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो लोग हमसे पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की दवा को कब चालू करना चाहिए। अगर एक बार किसी की कोलेस्ट्रॉल की रीडिंग अगर ज़्यादा आ गई, मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड 200 आ गया, 250 आ गया, या किसी का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 180 190 आ गया, तो क्या मेडिसिन स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर देनी चाहिए। गाइडलाइंस में ऐसा कोई क्लियर मेंशन नहीं है, पर मेरा नॉर्मली रिकमेंडेशन ये रहता है कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप मेडिसिन के बिना ट्राई करिए कितना आप कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल कर पाते हैं। मान लीजिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा हाई है, एलडीएल 200 250 से पार कर चुका है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये स्टार्ट करने से पहले एक बार 1-2 लैब्स में इसको रीवेरीफाई भी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कॉमनली मैंने ये देखा है कि लैब्स में एरर्स आ जाते हैं और एक लैब की वैल्यूज़ और दूसरे लैब की वैल्यूज़ में कई बार सिग्निफिकेंट डिफरेंस भी आ जाता है। कई बार ये बहुत छोटे टेक्निकल इश्यूज़ पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड सैंपल कितना डाइल्यूशन था, प्रॉपर प्रोसेसिंग हुई कि नहीं, किट में वेरिएशंस भी हो सकते हैं। तो इस वजह से कई बार डिफरेंट वैल्यूज़ सेम बंदे की 1-2 दिन के अंतराल पर भी अगर करते हैं तो डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। इसलिए प्रॉपर फास्टिंग, अगर सैंपल आपका ज़्यादा आ रहा है और अगर पेशेंट को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट 6 मंथ्स का एक बार पेशेंट को ट्रायल करने दीजिए कि वो कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं। उस दौरान सारी अच्छी डाइटरी रिकमेंडेशन, तेल की कम करना, एक्सरसाइज करना, वजन कंट्रोल करना, वजन कम करना, सब कुछ फॉलो करें। फाइबर डाइट हाई लेना, मेरे काफ़ी ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड वीडियोज़ आप चाहे तो सब में टिप्स के लिए देख सकते हैं। 6 मंथ्स तक उसको करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो सारी चीज़ों के साथ में मेडिसिन को कीजिए। ऐसा नहीं कि मेडिसिन स्टार्ट किया तो बाकी सब बंद, ऐसा नहीं, मेडिसिन को साथ में उनके लीजिए, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर 6 मंथ्स में भी पेशेंट कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, 6 मंथ्स में भी वो मेडिसिन लेने के उसके लिए कंपलसरी हो रहा है और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कट ऑफ लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, पहले तो ये है कि उस व्यक्ति का कट ऑफ कितना है वो कैलकुलेट करना ज़रूरी है। एक यूरो स्कोर करके मैंने वीडियो कुछ टाइम पहले अपने चैनल पे पब्लिश किया था, वो चाहे तो आप देख सकते हो। उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके एज और आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, आपके जो रिस्क फैक्टर्स है उसके हिसाब से आपका एलडीएल लेवल कितना होना चाहिए। और आपका मान लीजिए अगर 160 का कट ऑफ है तो 160 तक आप डाइट एक्सरसाइज से लाने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप लो डोज में स्टैटिन को स्टार्ट कीजिए। कितना ज़्यादा डिफरेंस है उसके हिसाब से आप मेडिसिन को स्टार्ट कीजिए। सबसे कॉमन मेडिसिन जो लोग यूज़ करते हैं वो स्टैटिन्स है, यानी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स है, क्योंकि इसके कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल पे भी अच्छा इफेक्ट है, ट्राइग्लिसराइड पे भी अच्छा इफेक्ट है और एचडीएल पे भी पॉजिटिव इफेक्ट है। और सबसे ज़्यादा मोर्टालिटी बेनिफिट या मृत्यु दर को कम करने के लिए सबसे पॉजिटिव इफेक्ट इस मेडिसिन का है, तो सबसे ज़्यादा यूज्ड यही मेडिसिन है। इसलिए अगर किसी को कोई भी पैरामीटर गड़बड़ है तो सबसे कॉमनली यही मेडिसिन को यूज़ करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के अलावा भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। 6 मंथ्स ट्रायल करने का बेसिक पर्पज़ ये है कि ज़्यादातर केस में अगर एक बार आपकी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन चालू हो जाती है तो ज़्यादातर आपको वो लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। लाइफ टाइम इसलिए नहीं लेनी पड़ती क्योंकि उस दवा से कोई नशा हो जाएगा, कि आदत पड़ जाएगी, कि वो दवा के बिना फिर काम नहीं चलेगा, कि वो मेटाबॉलिज्म आपकी सप्रेस कर देगा, ऐसा नहीं है। पर लेकिन मान लीजिए कि अगर आप 6 मंथ्स में भी अपने कोलेस्ट्रॉल को डाइट एक्सरसाइज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आगे भी आप कर पाओगे, इसके चांस कम ही है। तो उसका मतलब फिर आपको मेडिसिन लगेगा। हाँ, मेडिसिन लेने के बाद भी आप थोड़े दिन के बाद 6 मंथ्स में या 1 ईयर में रीचेक करके देख सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर कम हो गया हो तो आप दवा को बंद भी कर सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दवा लाइफ टाइम ही लेनी पड़ेगी। पर मान के चलिए कि 90% लोगों जिनको दवा चालू होती है उनको ज़्यादातर दवा लाइफ टाइम ही लेनी पड़ती है, क्योंकि एक बार अगर कोई व्यक्ति का एलडीएल 200-250 है और वो अपना एलडीएल लेवल नहीं ला पा रहा है कट ऑफ के नीचे, 6 महीने तक भी उसने ट्राई कर लिया, 1 साल भी ट्राई कर लिया, फिर भी नहीं ला पा रहा है, तो फिर वो आगे भी ला पाएगा और उसको मेंटेन कर पाएगा बहुत मुश्किल है। कुछ लोग क्या है कि बहुत अग्रेसिव लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके एक बार कंट्रोल कर लेते हैं, फिर लेकिन जहाँ उनकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बंद हो जाती है या उनका एक्सरसाइज और बाकी परहेज बंद हो जाता है तो फिर वही हालत हो जाती है और फिर वही महीना 2 महीना के अंदर फिर वो एलडीएल लेवल्स बढ़ना चालू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ना चालू हो जाते हैं। तो अगर आप उसको मेंटेन कर सके तो ही मतलब है, नहीं तो फिर आपको मेडिसिन लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये प्रॉब्लम मेडिसिन से क्यूरेबल है कि नहीं, काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं। डेफिनेटली प्रॉब्लम क्यूरेबल नहीं है, कंट्रोलेबल है। दवाएं बॉडी के एंजाइम्स को मॉड्यूलेट करती है, जिससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बनना बंद हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड बनना या उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड के लेवल्स ठीक हो जाते हैं। पर जिस दिन भी आप दवा को बंद करोगे अगले दिन से वही हो जाएगा। बॉडी का एंजाइमेटिक स्ट्रक्चर को वो चेंज नहीं कर देगी दवा, कि आपके एंजाइम जो कम बन रहे थे उसको हमेशा के लिए अच्छा कर देगी, वैसा नहीं कर सकती। दवा कंट्रोल कर सकती है उसको, जब तक आप दवा लोगे तब तक कंट्रोल रहेगा। जहाँ आप उसको बंद कर दोगे दवा फिर से वो बढ़ जाएगा।
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि क्या ये दवा लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। जैसा कि मैंने कहा, ये दवा से कोई आदत पड़ जाती है, नशा हो जाता है या बॉडी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर केस में अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से कोलेस्ट्रॉल नहीं कंट्रोल कर पाते तो मान के चलिए कि आपको ज़्यादातर केस में 90% केस में लाइफ टाइम लेना पड़ सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादातर मसल पेन्स बहुत सारे पेशेंट्स को होता है। इसमें मसल पैथी होना या मसल का डैमेज होना बहुत कम केस में होता है, उसके चांसेस काफ़ी कम है, 1% से भी काफ़ी कम चांस है। लिवर का डैमेज होने का चांस थोड़े बहुत केस में होता है, पर उसका चांस भी 1% से भी कम है। ये ज़्यादातर रिवर्सिबल होती हैं, अगर आप स्टैटिन्स को वापस बंद कर देते हो तो अपने आप कम हो जाता है। काफ़ी लोग हमें पूछते हैं कि हम बाकी पैथीज़ के मेडिसिन को ट्राई करें, ये करें, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम अर्जुन चाल लें, ये काढ़ा, गार्लिक वार्लिक 50 तरह की चीज़ें लें। मेरा सजेशन ये है कि जहाँ एलोपैथी में एक ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है जिसके कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट नहीं है, जो आपको गारंटेड रिजल्ट देती है और कंसिस्टेंट रिजल्ट देती है। बाकी कोई चीज़ों में भी आप जो भी प्रोडक्ट्स अगर ट्राई कर रहे हैं तो उसमें क्या है कि ये आपको गारंटेड या कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं देगी। कभी कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, कभी 3 महीने अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कभी ख़राब रिजल्ट आ जाएगा। तो कई बार लोग गार्लिक को और ऐसी चीज़ों को, अर्जुन छाल को बहुत हाई डोज में लेना चालू कर देते हैं, ये जाने बिना कि उसमें बाकी कौन से तत्व हैं, वो शरीर को गर्म कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, फ़ायदा कर रहे हैं, क्या चीज़ें जाने बिना लोग लेना चालू कर देते हैं। तो मेरा सजेशन है कि ये दवा नुकसान तो कर नहीं रही है, आपको लॉन्ग टर्म कुछ नुकसान कर नहीं रही है। टैबलेट ही खाना है, आप लहसुन की कलियाँ या 50 चीज़ें खा रहे हो, उसके बदले ये टैबलेट ले लीजिए तो आपको गारंटेड रिजल्ट मिल जाएगा और साइड इफेक्ट्स नहीं है। और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के अलावा भी जो सिग्निफिकेंट एंडोथेलियल डिस्फंक्शन पे बेनिफिट्स है, प्लाक स्टेबलाइजेशन का बेनिफिट है, हार्ट अटैक के रिस्क रिडक्शन का बेनिफिट है, स्टेंट बराबर पेटेंट रहेगा उसका बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट है स्टैटिन्स के। तो इसलिए मेरा सजेशन तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ रहा है तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बदले, 50 तरह के नुस्खों पे जाने के बदले स्टैटिन्स ले लीजिए, वो आपको प्रॉपर वर्क करेगा। देखिए, कोई भी पैथी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं होती, उसमें ये होता है कि कोई पर्टिकुलर ड्रग की हम बात कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर बीमारी के लिए ये ड्रग इस पैथी में अच्छी है। कई चीज़ें हैं जो आयुर्वेदिक में अच्छी है, कई चीज़ें जो हैं जो होम्योपैथिक में अच्छी है, कई बीमारियों का इलाज एलोपैथी में अच्छा है। तो कौन सी पर्टिकुलर बीमारी में कौन सी दवा चल रही है और उसका क्या फ़ायदा नुकसान है, उससे हम जज करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम एक पर्टिकुलर पैथी को डिस्क्रिमिनेट करें और दूसरे पैथी को सुपीरियर माने, एक को इन्फीरियर मांगे, तो वो लोग फैक्ट्स पर बात नहीं करते, लोग कल्चर पे फिर बात करते हैं। वैसे जब हम बातें करते हैं तो लोग कल्चर पे आ जाते हैं कि हमारी सभ्यता में ऐसा है तो इसलिए ये सबसे अच्छा है। तो सभ्यता की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि सभ्यता का कोई लॉजिक नहीं होता। हम बात करेंगे फैक्ट्स की, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को रिजल्ट्स चाहिए। पेशेंट को ये नहीं चाहिए कि 5000 साल पहले क्या लोग फॉलो करते थे, लोग उससे उस पैथी को या उस चीज़ों को फॉलो करना आज के डेट में कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ चेंज हो चुका है। उस ज़माने में तो सर्जरी में कोई एनेस्थीसिया भी नहीं था, उस ज़माने में तो सर्जरी के कोई इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं होते थे, पत्थरों से सर्जरी होती थी, पत्थरों को धार कर करके, या एनेस्थीसिया भी नहीं होता था, 4 लोगों को पकड़ के शराब पिला के फिर सर्जरी करते थे। तो उस ज़माने में ना कोई एंटीबायोटिक्स भी नहीं होते थे। जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो इंडिया का एवरेज सर्वाइवल 32 ईयर्स था, आज 75 ईयर्स है। तो ये चीज़ों में मेडिकल साइंस का बहुत रोल है कि एंटीबायोटिक्स आई, अच्छी हार्ट अटैक और ये सारी चीज़ों के लिए अच्छे ट्रीटमेंट है, इसलिए लोगों का लाइफ और सर्वाइवल बढ़ा। हम अगर ये मान के चले कि 5000 साल पुरानी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है, तो फिर उसका मतलब तो ये कि हमें 5000 साल पहले एनेस्थीसिया को भी मानना चाहिए और 5000 साल पुरानी सर्जरी की पद्धति को भी यूज़ करना चाहिए। तो पेशेंट को वो भी फॉलो करना चाहिए। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि वो मेडिसिन में वैलिड है लेकिन सर्जरी में वैलिड नहीं है, कि एनेस्थीसिया में वैलिड नहीं है, कि गायने में वैलिड नहीं है। पहले तो डिफ़िकल्ट लेबर होता ही नहीं था, सारे जो डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी वाले थे सब मर जाते थे, डिफ़िकल्ट जितने छोटे बच्चे थे सब मर जाते थे। 7-8 महीने से पहले अगर किसी की प्रीमैच्योर डिलीवरी है तो सब बच्चे मर जाते थे। अब तो 4-4, 5-5 महीने के प्रेगनेंसी वाले बच्चों को भी लोग बचा लेते हैं, इतनी इंक्यूबेटर्स की फैसिलिटी हो गई है। तो ये मेडिकल साइंस की तरक्की है जिसकी वजह से ये सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हर चीज़ों को कल्चर से एसोसिएट करना मेरे हिसाब से तो गलत है। लिवर के एंजाइम्स, मसल एंजाइम्स और किडनी के पैरामीटर्स को कितना फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए। अगर किसी को सीवियर पेन हो रहा है या प्रॉब्लम्स हो रही है तो उसको फ्रीक्वेंटली चेक करना चाहिए, हर 2-3 महीने में चेक करना चाहिए। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो दवा देने के टाइम लिवर एंजाइम्स को चेक करिए, उसके बाद साल भर में या 1-2 साल में एक बार आप लिवर एंजाइम्स को चेक कर सकते हैं। स्टैटिन से कोई सिग्निफिकेंट परमानेंट लिवर डैमेज हो जाए और पेशेंट सिरोसिस में चला जाए और लिवर फेलियर में चला जाए, ऐसा कभी यूजली नहीं देखा गया है। ज़्यादातर जो भी थोड़ा बहुत लिवर एंजाइम्स रेज होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उसमें कोई सिग्निफिकेंट परमानेंट लिवर का डैमेज कुछ खास नहीं होता है। अगला इशू जो लोग पूछते हैं क्या लिवर और किडनी के प्रॉब्लम में या मसल के टिश्यू के प्रॉब्लम में क्या है दवा कंप्लीटली बैंड है स्टैटिन्स, ऐसा नहीं है। अगर किसी को सीवियर लिवर का प्रॉब्लम में है तो भी दिया जा सकता है। हाँ, उनको थोड़े कम डोज में देंगे और लिवर एंजाइम्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको देख के दिया जाएगा।
अगर किसी को मसल की डिजीज है तो भी उनको स्टैटिन दिया जा सकता है। अगर क्लियर कट स्टैटिन का इंडिकेशन है और पेशेंट को हार्ट अटैक वगैरह आए तो ही देना चाहिए, अदरवाइज नहीं देना चाहिए। और देख के फिर आप देखते हो कि मसल एंजाइम्स वापस बढ़ रहे हैं कि नहीं, प्रॉब्लम आ रही कि नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं ठीक है तो बंद कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता है। स्टैटिन्स लेने से क्या बॉडी का वजन कम होता है? ये बॉडी सिर्फ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करती है, बॉडी वेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इससे वजन कम नहीं होता है। ये मान के स्टैटिन्स को नहीं लेना है कि इससे वजन कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल का अगर बहुत कम हो गए तो क्या? कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बहुत कम हो गए तो क्या बॉडी का मेम्ब्रेन बनना बंद हो जाएंगे, बॉडी में ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा, ब्रेन में ब्लीडिंग चालू हो जाएगी, कि लोगों को डायबिटीज़ का भी लोग इशू डिस्कस करते हैं। देखिए, बहुत लो स्टैटिन्स से अगर आप कोलेस्ट्रॉल कर भी देते हो तो ज़्यादातर स्टडीज़ जिसमें इवन 30 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक भी एलडीएल को लाया गया है, वहाँ भी ये देखा गया कि इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। इवन 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से नीचे भी, हालांकि गाइडलाइंस अभी तक 70 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक ही हाई रिस्क पेशेंट में जाने को बोलती है, एलडीएल लेवल्स की बात कर रहा हूँ। पर बहुत हाई रिस्क पेशेंट हो तो वहाँ PCSK9 मॉलिक्यूल जो लेटेस्ट आया है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, काफ़ी महंगा मॉलिक्यूल है, उसके साथ जो स्टडीज़ है वो इवन शो कर रही है कि अगर 70 से भी नीचे आप 30 तक भी ले आओ तो भी पेशेंट को कोई सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स नहीं होते, उल्टा थोड़ा फायदा ही होता है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ लिपिडोलॉजी के गाइडलाइंस में तो अभी आजकल 30 को ही उन्होंने कट ऑफ मान लिया है। हालांकि इंटरनेशनल गाइडलाइंस अभी तक 70 को मान रही है, तो हम ज़्यादातर 70 के हिसाब से ही ट्रीट करते हैं। पर 30 भी अगर आप ले जाओ एलडीएल लेवल्स को इतना नीचे भी, तो भी नुकसान कोई नहीं है। अगला इशू डायबिटीज़ का आता है, क्या स्टैटिन से डायबिटीज़ होता है? मैंने एक सेपरेट वीडियो इस बारे में किया है। स्टैटिन से न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ होने का चांस 1 in 256 है। सिम्वास्टैटिन वगैरह से थोड़ा ज़्यादा रिस्क है। न्यूट्रल है अटोरवास्टैटिन और जुवास्टैटिन जो ज़्यादा इंडिया में मार्केट होती है। प्रावास्टैटिन कंपेरेटिवली थोड़ी सेफ है। इनका इंसुलिन सेंसिटिविटी पे थोड़ा इफेक्ट है। 256 में से एक आदमी को अगर आप देते हैं तो थोड़ा रिस्क हो जाता है डायबिटीज़ होने का। पर ये सारी चीज़ों में आप बाकी पैरामीटर्स को प्रॉपरली नॉर्मलाइज करके अगर स्टडी करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि और बहुत सारे फैक्टर्स है, चाहे पेशेंट का बॉडी वेट है, पेशेंट का बाकी परहेज करने का है, सारे पैटर्न्स को अगर आप जज करोगे, उसका कितना एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरह से डाइट को ले रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ को अफेक्ट करती हैं। इसलिए सिर्फ डायबिटीज़ स्टैटिन से होता है ये पोस्टुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है। कोई बहुत बड़ी रैंडमाइज ट्रायल्स नहीं है, लॉन्ग टर्म फॉलोअप स्टडीज़ नहीं है। तो ज़्यादातर गाइडलाइंस ये कहती है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है, प्री डायबिटिक है और इंडिकेटेड है तो स्टैटिन देना है। डायबिटीज़ हो जाएगा इस डर से आपको स्टैटिन बंद करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म पेशेंट को फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ऐसा बहुत सारी स्टडीज़ ने शो किया है। अगर किसी व्यक्ति को स्टैटिन का इंटॉलरेंस है तो क्या करना चाहिए? वैसे पेशेंट में इज़ेटिमेब और बेम्पेडोइक एसिड ये एलडीएल लेवल्स को कम करते हैं। हालांकि इन दोनों में भी मसल पेन होता है, थोड़ी न्यूअर मॉलिक्यूल्स है, थोड़ी कॉस्टलियर भी है। एंडोथेलियल डिस्फंक्शन पे बेनिफिट या हार्ट अटैक पे बेनिफिट इसमें बहुत कम है। ये दोनों ही मॉलिक्यूल मृत्यु दर को कम नहीं करते हैं। अभी तक बहुत डेटा इसके बारे में नहीं आया है स्टैटिन्स के कंपैरिजन में, इसलिए ये दोनों मॉलिक्यूल फर्स्ट लाइन यूज़ नहीं करते स्टैटिन्स के बदले। स्टैटिन इनटॉलरेट पेशेंट हो या मैक्सिमम डोज स्टैटिन्स देने के बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो पा रहा है, इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में कि लेवल 300-400 है एलडीएल का, और हम उसको 100-120 लाना है, नहीं ला पा रहे हैं फुल डोज देने के बाद भी, तो फिर आप ये दोनों को मेडिसिन को बेम्पेडोइक एसिड और एज़ेटिमेब को एज एन एड ऑन थेरेपी यूज़ करते हैं, और स्टैटिन्स के बदले यूज़ कम करते हैं। अगर स्टैटिन इनटॉलरेंट हो तो बदले यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड्स किसी के ज़्यादा हैं और साथ में अगर एलडीएल ज़्यादा है तो उसमें भी स्टैटिन्स को यूज़ करना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड्स किसी का आइसोलेटेड ज़्यादा है, एलडीएल एचडीएल दोनों ही नॉर्मल है, तो वैसे पेशेंट में फिनोफिब्रेट यूज़ कर सकते हैं। अगर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है और एचडीएल कम है तो भी फिनोफिब्रेट को यूज़ करना चाहिए। ये मॉलिक्यूल के भी मसल पेन के साइड इफेक्ट्स हैं ये, लेकिन एलडीएल पे कोई इफेक्ट नहीं करता, मृत्यु दर पे कोई फ़ायदा नहीं है, हार्ट अटैक के रिडक्शन में कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए एज फार एज पॉसिबल अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और साथ में ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है तो स्टैटिन्स को ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मृत्यु दर को कम करने में डेटा स्टैटिन्स के साथ ही अवेलेबल है। अगर किसी का एचडीएल कम है तो क्या करना चाहिए? एचडीएल के लिए भी ज़्यादातर डाइट और एक्सरसाइज से उसको मैनेज करना चाहिए। एचडीएल बढ़ाने के भी मैंने वीडियोस पहले चैनल पे अपलोड किए, आप चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। पर एचडीएल के लिए मेडिसिन देना बहुत ज़्यादा सार्थक साबित नहीं हुआ है। बहुत ज़्यादा स्टडीज़ जो एचडीएल के साथ हैं, टॉर्सिट्रैपिप और उसके लिए इलस्ट्रेट और इल्यूमिनेट ट्रायल्स, बड़ी ट्रायल्स आई थी, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। ये ट्रायल्स ने यही शो किया था कि ये एचडीएल लेवल्स को बढ़ाने की जब हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट को कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता है, और उल्टा मृत्यु दर ये ट्रायल्स में तो उल्टा बढ़ गया था, क्योंकि दवाओं के इतने साइड इफेक्ट्स थे कि वो दवा ही बैन हो गई। तो इसलिए एचडीएल लेवल को बढ़ाने के लिए आज के डेट में कोई ज़्यादा मेडिसिन नहीं आती। आप स्टैटिन से ही थोड़ा बढ़ा सकते हो, फिनोफिब्रेट से बढ़ा सकते हो,
नाइसिन के भी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा फेशियल फ्लशिंग और साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्लस नाइसिन भी बाकी चीज़ों में फ़ायदा कुछ खास नहीं करती है, इसलिए HDL लेवल के लिए आइसोलेटेड ट्रीटमेंट करने का ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है। डाइट और एक्सरसाइज से उसको मैनेज के लिए उसके लिए अलग से दवा लेने का उतना इंडिकेशन नहीं है। आज के टॉपिक में हमने बात की कार्डियक मेडिसिन से रिलेटेड, कोलेस्ट्रॉल की जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के बारे में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलती है। यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। यदि आप सारे टॉपिक्स को डिटेल में नहीं देखना चाहते, सिर्फ 1 मिनट ब्रीफ समरी देखना चाहते हैं टॉपिक्स का, तो रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और उसको भी हमारे चैनल पे हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। जो पर्टिकुलर बीमारी आपको है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, डिवाइसेस, जो पर्टिकुलर टॉपिक पर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो प्लेलिस्ट पर जाइए हमारे चैनल पे, और उसमें आपको जो रिलेटेड कंटेंट मिलेगा वो आपको ज़्यादा रेलेवेंट और यूज़फुल लगेगा। रैंडमली आपको सारे टॉपिक से कंटेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा।